आपके स्क्रीन के सामने जो शीट दिखाई दे रही है, इसमें एक सैलरी पर्सन अपना इनकम एंड एक्सपेंस मंथली ट्रैकिंग कर सकता है। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट भी आपकी अपडेट होती रहेगी। टीडीएस के अमाउंट को 26 एज से क्रॉस वेरीफाई करना और म्यूचुअल फंड में जितना अमाउंट इस शीट में दिख रहा है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने एआईएस और टीआईएस से। अगर मैं अप्रैल मंथ में सैलरी की इनकम 10,000 रुपये लिखता हूँ इस शीट के अंदर, तो ये शीट ना केवल आपको नेट इनकम बल्कि साथ में बैंक में कितना बैलेंस आया और आपकी कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई, बैलेंस शीट का टोटल भी आपको मैच करा के देगा। फ्रेंड्स, इस एक्सेल शीट में कुछ फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको लोन और कार दिखाई दे रही है, तो कार का मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर कुछ भी इनकम अर्न कर रहा है तो आपकी उसकी आईटीआर फाइल करना आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। और लोन से मेरा मतलब यह है कि अब आप लोन कैश में लेना छोड़ दीजिए और जो लोन का पेमेंट हो रहा है, जो रिसीट हो रहा है, अगर आप कैश में लेते हैं तो आपको कितनी पेनल्टी भर सकते हैं, वो वीडियो में साथ के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपनी इनकम एंड एक्सपेंस की मंथली शीट की। यहाँ पर मैंने जो है 3 मंथ के एग्जाम्पल से आपको समझाया है। पूरे 12 मंथ की एक्सेल शीट में आपको एक लिंक में अवेलेबल करा दूंगा। अप्रैल मई जून यहाँ पर 3 मंथ है और उसका टोटल लगाया है। इसी के साथ साथ इनकम और एक्सपेंसेस है। इनकम में मैंने सैलरी, अदर इनकम, रेंट रिसीट, डिटेल इनकम लिया है, उसका टोटल। और रेंट एक्सपेंस में मैंने रेंट पेड और एक्सपेंस फ्रॉम बैंक लिया है। यहाँ पे रेंट पेड और रेंट रिसीट एक साथ दिख रहे हैं। हो सकता है आपके केस में ओनली रेंट रिसीट हो या रेंट पेड। एग्जाम्पल के लिए मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे कंसिडर कर ली है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो अप्रैल मई जून है उसके बाद जो टोटल दिख रहा है, यहाँ पर ही हमको एक्सेल का फॉर्मूला लगाना है। इसके लिए आपको इक्वल टू का साइन लगाना है और सिंपली सम लिखना है और एक ब्रैकेट ओपन करना है। अब जो सम है अप्रैल मई जून है, तो अप्रैल से आपको एक कर्सर रख देना है और उसके बाद में शिफ्ट प्लस राइट एरो से उस रेंज को सेलेक्ट करना है जहां तक आपको टोटल लगाना है। उसके बाद में जस्ट ब्रैकेट बंद कर देना है। अब ये हमने सैलरी के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। अदर इनकम के लिए फॉर्मूला लगाने की वापस ज़रूरत नहीं है। जो सैलरी वाला फॉर्मूला है उसको जस्ट कॉपी कीजिए और जो अदर इनकम है, इनफैक्ट जहां तक आपको ये टोटल लगाना है जो कि मेरा बैंक बैलेंस तक है, वहां तक वो रेंज सेलेक्ट करने के बाद में आपको जस्ट सिंपली कंट्रोल डी कर देना है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया। अब दूसरा फॉर्मूला हमको कहाँ लगाना है कि जो हमारी इनकम आ रही है उसका टोटल। तो सैलरी, अदर इनकम, रेंट रिसीट और डिविडेंड का टोटल लगाने के लिए सेम मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और सम लिख दूंगा और पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा जहां तक मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। यहाँ पर अगेन मेरे को कंट्रोल सी करना है। अप्रैल के लिए लगा दिया, मई और जून के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरे को कंट्रोल डी कर देना है। इसी के बाद ऐसे ही मैं एक्सपेंस का लगा दूंगा और ऐसे ही अप्रैल का लगाने के बाद में मई जून का कंट्रोल डी की सहायता से वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब नेट इनकम का मेरा मतलब हो गया कि इक्वल टू का साइन लगाऊंगा कि इनकम मेरी कितनी हुई, वहां पर मैं अपना कर्जर रख दूंगा और उसके माइनस कर दूंगा जो एक्सपेंस का टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से मेरी नेट इनकम आ गई। फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है कि सैलरी मिलती है तो हमारा टीडीएस भी डिडक्ट होता है, तो टीडीएस का अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मंथली। कैश विड्रॉ अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मंथली भी लिख दूंगा। इसके बाद में जो मेरा बैंक का बैलेंस आएगा वो बैंक का बैलेंस बचेगा। अब बैंक के बैलेंस के लिए आपको जो फॉर्मूला समझ लगाना है वो समझना है। तो बैंक के बैलेंस में मैं अप्रैल मंथ के लिए लगा रहा हूँ, तो अप्रैल मंथ में इक्वल टू लिख दिया। अब जो मेरा इनकम का टोटल है वहां पे मैं कर्जा रख दूंगा, उसके बाद में माइनस करूंगा। अब मेरा जो एक्सपेंसेस हो रहा है, रेंट पेड और एक्सपेंस फ्रॉम बैंक, उसका टोटल जो आ रहा है उसको मैंने एक बार माइनस कर दिया। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। अब क्योंकि टीडीएस मेरा बैंक में नहीं आता है, वो तो मेरा 26 एस में रिफ्लेक्ट होता है और वहां से मैं आईटीआर फाइल करते समय उसको क्लेम करता हूँ, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। सेम म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बैंक के थ्रू ही हो रहा है, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। इसके बाद में जो कैश विड्रॉल है उसको भी मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि जब मैं कैश विड्रॉल करता हूँ तो मेरा बैंक का बैलेंस कम होता है। ये एंटर कर दूंगा। ये मेरा अप्रैल मंथ के लिए लग गया, तो इसको कंट्रोल सी करके जस्ट मेरे को एंटर करना है या कंट्रोल डी करना है। अब फॉर्मूला मेरे लग गए हैं। अब हम देखते हैं कि अब इनकम एक्सपेंस की शीट के फॉर्मूले लग गए। अब हमको एक और फॉर्मूला लगाना है, वो है बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का जो बैंक का बैलेंस है उसका जो अमाउंट आ रहा है, अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद में अब जो मेरा बैंक का जो टोटल है वहां पर मेरे को कर्जर लेके जाना है। ये बैंक का टोटल है, यहाँ पर कर्जर रख देना है। ऐसा आपको ये दिखाई देगा और आपको सिंपली जस्ट एंटर करना है। इसी तरीके से जो ये मेरा टीडीएस है, इस टीडीएस का मेरे को ये जो टीडीएस है यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है और जो ये टीडीएस का टोटल आ रहा है इस टोटल पर कर्जर रखना है और एंटर दबाना है। इसी तरीके से जो मेरा कैश है वहाँ पर प्लस का साइन और ये मेरा कैश विड्रॉल पर मेरे को एंटर दबा देना है। तो इसी तरीके से मैं म्यूचुअल फंड का भी कर लेता हूँ। तो ये म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं और म्यूचुअल फंड के टोटल पर
ये कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम एक्सपेंस मंथली ट्रैकिंग करना। तो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरी सैलरी है 65,000 पर मंथ। अब जब मुझे पता है कि मेरी सैलरी 65,000 है तो अप्रैल में भी 65 आएगी, मई जून में भी 65 आएगी। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली मेरा 1,95,000 बैंक में अपडेट हो रहा है, कैपिटल 1,95,000 अपडेट हो रहा है और इसी तरीके से बैलेंस शीट का टोटल भी मिल रहा है। मेरा इनकम जो है वो 1,95,000 आ रहा है। अदर इनकम में फॉर एग्जाम्पल मुझे केवल मई में एक 10,000 रुपये की अदर इनकम मिली, तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। रेंट रिसीव्ड हो रहा है मेरे को हर मंथ 15,000 रुपये, ये मैं यहाँ पर 15,000 रुपये लिख देता हूँ। अब किसी मंथ में अगर मेरे पास में अमाउंट नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स उस मंथ में हो सकता है कि मेरे पास में वो अमाउंट नहीं आया, तो इसको मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ। डिविडेंड इनकम मेरे को जून मंथ में मिली है 6,000 की, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 3 महीने में मेरी जो टोटल इनकम आ रही है 2,56,000 आ रही है और यही मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट हो रही है 2,56,000। अब अगर हम रेंट पेड की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 30,000 रुपये पर मंथ रेंट का पेमेंट करता हूँ। अगर किसी मंथ में कोई एंट्री नहीं आ रही है शीट के अंदर तो उसका मतलब हो सकता है कि मैंने रेंट पे नहीं किया हो, या अगर किया है तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ। इस तरीके से आप वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर अब एक्सपेंसेस जो है वो आपका मंथ टू मंथ डिफरेंस हो सकता है। 2 मंथ में ये 14,000 था, लेकिन जून मंथ में ये अराउंड 22,000 हो गया। तो अगर इस शीट में आप ये सब मेंटेन कर रहे हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 22,000 होने का रीज़न क्या है। अगर आपको ये मालूम ही नहीं होता है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम कभी भी एनालिसिस नहीं करते, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि 14 एक में 2 महीने में वो 22,000 हुआ, तो हम वो R&D करेंगे कि क्यों इस 8,000 रुपये का मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ, और अगर वो किसी ऐसे रीजन से हुआ जो नहीं होना चाहिए था तो हम उसको डेफिनेटली रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 1,60,000 मेरा नेट इनकम आ गया, 1,60,000 मेरा बैंक में दिख रहा है और 1,60,000 मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। फ्रेंड्स अब जैसे मैंने बताया TDS जो है वो सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 6,500 पहले मंथ में हुआ, क्योंकि TDS मेरा सैलरी रेंज पर डिपेंड करता है तो वो हमेशा वरी करेगा मंथ टू मंथ। ये 7,000 हुआ और यहाँ पे 8,000 हुआ। फ्रेंड्स अब ये जो 21,500 का अमाउंट है, जब आप पूरा मंथ का शीट पूरे ईयर का शीट भर देंगे तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने 26 AS से और फॉर्म 16 से कि इतना ही अमाउंट जो है TDS का डिडक्ट हुआ है और वो मेरे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो दैट कि इसको इनकम टैक्स रिटर्न में मैं जो है क्लेम कर लूँ। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जो है हमारा इन्वेस्टमेंट भी अगर मैं मंथली SIP कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10,000 की, तो ये मेरा पूरा 10,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो 30,000 मेरा आ गया, यहाँ पर मेरा म्यूचुअल फंड में भी 30,000 आ गया ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरीके से इसको 26 AS से आप TIS से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वहाँ पर सेल और परचेज का दिख रहा है वो यहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैश विड्रॉल अगर मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में 8,000 है, एक मंथ में 6,000 है अगेन, और एक मंथ में 15,000 है। तो आपके सामने जब ये अमाउंट आएंगे ना तो 100% आप इसका एनालिसिस करोगे कि 8,000 से डायरेक्ट 15,000 रुपये कैसे हुआ, 7,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव मैंने क्या किया, और उसको डेफिनेटली आप रिड्यूस करना चाहोगे। अब बात करते हैं कि जो हमने बोला था कि आप अपने फैमिली मेम्बर की ITR क्यों भरें, रादर मतलब कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी हो। फ्रेंड्स आपको एक कार परचेज करने का इच्छा हुई जिसका अमाउंट 10 लाख रुपए है। अगर इस बैलेंस शीट के हिसाब से देखूँ तो 60,000 रुपये मेरा मंथली इनकम हो रहा है, जो 7,20,000 है। अगर मैं कार परचेज करता हूँ 10 लाख रुपए की तो वो मेरे AIS में दिखेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस भेजेगा कि आपकी इनकम 7 लाख है और 10 लाख की कार परचेज कर रहे हैं। अगर आपके अदर फैमिली मेम्बर है, भले उनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, आपने ITR फाइल की, तो आप एज ए गिफ्ट उनसे जो है बैंक के थ्रू ट्रांसफर करा सकते हैं कुछ अमाउंट, और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस कार का परचेज करने में। सो आपके पास में एक एविडेंस रहेगा कि ये मैंने पूरी फैमिली मेंबर की इनकम से ये कार परचेज की है। लोन की जो मैं बात कर रहा था, अगर आप 2 लाख रुपए का लोन कैश में लेते हैं तो फ्रेंड ध्यान रखिए कि एज ए रेसिपिएंट आपको उसका 100% पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप लोन 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको जो है कैश में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि लीगली अगर मैं बात करूं, आपने कैश में 2 लाख रुपए, आपने बैंक से 2 लाख रुपए लिए किसी फ्रेंड से और उसको कैश में पेमेंट किया, तो लीगली आप कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया, इसका पूरा लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें 12 मंथ की कैलकुलेशन होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।